कलिंजर की ऊंची और सुरक्षित दीवारें अब मीलों पीछे छूट चुकी थीं। रात का सन्नाटा जंगल में गहरा हो गया था, लेकिन ये वो कालवन नहीं था जिसे शौर्य अपना घर कहता था। ये एक अनजान जंगल था, मृत वन, डेड फॉरेस्ट, जो कलिंजर और अवंतीपुर के बीच की सीमा पर स्थित था। यहाँ के पेड़ हरे नहीं, बल्कि काले और झुलसे हुए थे, जैसे सदियों पहले किसी ने यहाँ आग लगाई हो और वो आग आज तक ठंडी न हुई हो। शौर्य के कदम थके हुए थे, लेकिन उसकी चाल में वही पुराना जंगलीपन था। उसके काले रेशमी वस्त्र, जो कुछ ही घंटों पहले महल की शान थे, अब झाड़ियों में उलझकर जगह जगह से फट चुके थे। उसने अपनी कमर में बंधी उस कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। उसकी हथेली में अभी भी वो ताज़ा घाव था, वो वचन जो उसने कृतिका को दिया था। वापस आऊंगा। हवा ने उसके शब्दों को दोहराया, लेकिन जंगल की सरसराहट ने उसे एक कड़वी याद दिलाई। तारांकन वापस वही आते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, और तुम्हारी जड़ें शायद पाताल में हैं। शौर्य रुका। उसके कान खड़े हो गए। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन ये वो सन्नाटा नहीं था जो जानवरों के सोने पर होता है। ये वो सन्नाटा था जो तब होता है जब कोई बड़ा शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। हवा का रुख बदला। सड़े हुए मांस की एक बहुत हल्की गंध आई। बाहर आ जाओ, शौर्य ने बिना पीछे मुड़े कहा। पिछले 2 दिनों से मेरी परछाई बनकर चल रहे हो, अब तो परछाई भी थक गई होगी। झाड़ियों में हलचल हुई। एक सूखे पेड़ के तने के पीछे से एक आकृति बाहर निकली। वो सिर से पांव तक काले कपड़ों में ढका था। उसका चेहरा एक लोहे के नकाब से छिपा था, जिस पर कोई चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक सफेद आंख बनी थी। ये कलिंजर का सैनिक नहीं था। यह अवंतीपुर का शाही हत्यारा, रॉयल असासिन था, छायागुट, शैडो गिल्ड का सदस्य। तुम्हारी इंद्रियां बहुत तेज हैं, राजकुमार। हत्यारे की आवाज दबी हुई और मशीनी थी। सुना था जंगल ने तुम्हें जानवर बना दिया है, लेकिन लगता है उसने तुम्हें शैतान बना दिया है। शौर्य धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक थकान थी। मैं राजकुमार नहीं हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा, और अगर तुम मुझे मारने आए हो तो कतार में लग जाओ। मेरे बाप और मेरे दुश्मन दोनों मेरा इंतजार कर रहे हैं। हत्यारा हंसा नहीं। उसने अपनी कमर से 2 घुमावदार खंजर निकाले। उन खंजरों की धार पर हरा जहर लगा था, वही जहर जो कंटकनाग का होता था। मैं तुम्हें मारने नहीं आया शौर्य, हत्यारे ने कहा। मुझे आदेश है तुम्हें जीवित पकड़ने का। हमारे मालिक तुम्हें देखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि 20 साल जंगल में रहने के बाद वो बीज कितना पका है। बीज। शौर्य का माथा ठनका। कालसेन ने भी यही कहा था। उसका खून, उसकी शक्ति, सब कुछ किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम्हारे मालिक को मेरा संदेश देना। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। बीज अब पेड़ बन चुका है, और वो छाया देने नहीं, कुचलने आ रहा है। बातचीत खत्म हुई। हत्यारा बिजली की रफ्तार से झपटा। उसकी गति साधारण इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो हवा में गायब हुआ और अगले ही पल शौर्य की बाईं ओर प्रकट हुआ। खंजर शौर्य की गर्दन की ओर बढ़ा, लेकिन शौर्य ने जंगल में हवा से बातें करना सीखा था। उसने झुककर वार को बचाया और अपनी कोहनी पूरी ताकत से हत्यारे की पसलियों में दे मारी। कड़क। हड्डी टूटने की आवाज आई, लेकिन हत्यारा पीछे नहीं हटा। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और दूसरा खंजर शौर्य की जांघ में उतारने की कोशिश की। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे से उसके हाथ पर वार किया। खंजर छूटकर दूर जा गिरा। तुम साधारण हत्यारे नहीं हो, शौर्य ने उसे धक्का देते हुए कहा। तुम्हारे अंदर दर्द का एहसास नहीं है। क्या तुम्हें भी किसी ने काला जादू पिलाया है? हत्यारा लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी काली गोली निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। धूम। काला धुआं उठा। शौर्य को लगा कि हत्यारा भागने के लिए धुएं का इस्तेमाल कर रहा है। वह धुएं में कूद पड़ा, लेकिन हत्यारा भागा नहीं था। वो धुएं के बीच खड़ा था और अब वो बदल रहा था। शौर्य ने देखा कि हत्यारे का शरीर ऐंठ रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी कुबड़ की तरह बाहर निकल रही थी। उसका नकाब पिघलकर उसके चेहरे की चमड़ी से चिपक गया और उसके मुंह से वही काली धुंध निकल रही थी जो कालसेन के पास थी। तमस। शौर्य के मुंह से निकला। हत्यारे की आंखों में अब सफेदी नहीं, गहरा काला अंधेरा था। वो इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर बैठी कोई चीज अब उसे चला रही थी। शौर्य। हत्यारे के मुंह से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज जंगल के हर पेड़, हर पत्थर से आ रही थी। तुम आ रहे हो, हम महसूस कर सकते हैं। तुम्हारी गर्मी, तुम्हारी आग। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी कस ली। तू कौन है? दंतेशु? दंतेशु? वो चीज हंसी। वो तो सिर्फ एक द्वारपाल है।
मैं वो हूं जो द्वार के उस पार सोता है। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे पिता ने जगाया था और जिसे तुम पूरा करोगे। शौर्य को गुस्सा आ गया। मैं किसी को पूरा नहीं करने वाला, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। शौर्य ने हमला किया। उसकी कुल्हाड़ी उस रूपांतरित ट्रांसफॉर्म्ड हत्यारे के कंधे पर लगी, लेकिन मांस कटने के बजाय कुल्हाड़ी वहां फंस गई। हत्यारे का शरीर काले कीचड़ जैसा हो गया था। उसने शौर्य की कुल्हाड़ी को अपने शरीर के अंदर जकड़ लिया। क्या? शौर्य हैरान रह गया। अगले ही पल हत्यारे का हाथ लंबा हुआ, बिल्कुल किसी रबर या धुएं की तरह, और उसने शौर्य का गला पकड़ लिया। पकड़ लोहे से भी मजबूत थी। शौर्य हवा में उठ गया। उसका दम घुटने लगा। कमजोर, उस चीज ने कहा, तुम्हारी रुद्र अग्नि अभी भी सो रही है। क्या जंगल ने तुम्हें यही सिखाया? भागना, छिपना? अपने अंदर झांको राजकुमार। जिस चीज से तुम डरते हो वही तुम्हारी ताकत है। शौर्य के पैर हवा में चल रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो मर रहा था, लेकिन उस आवाज ने, उस दुश्मन ने उसे एक अजीब सा इशारा दिया था। जिस चीज से तुम डरते हो। शौर्य को अपने जन्म का वो समय याद आया जो उसने सपनों में देखा था। वो काला धुआं, वो तमस। वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसमें समाना चाहता था। अगर तुझे मेरी आग चाहिए, शौर्य ने मुश्किल से सांस लेते हुए सोचा, तो ले, पूरी ले। शौर्य ने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने नाभि केंद्र में जल रही उस छोटी सी लौ पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उस लौ को नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ दी। उसने उसे भड़कने दिया। धम धम धम। शौर्य के दिल की धड़कन जंगल में ढोल की तरह गूंजने लगी। उसकी त्वचा के नीचे की नसें सुनहरी गोल्डन चमकने लगीं। उसका शरीर गर्म होने लगा, इतना गर्म कि हत्यारे का काला हाथ जिसने उसका गला पकड़ा था भाप बनकर उड़ने लगा। आह, ये गर्मी! वो चीज पीछे हटी। उसने शौर्य को छोड़ दिया। शौर्य जमीन पर गिरा। वो खांस रहा था, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वे पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। उसके शरीर से आग की लपटें नहीं, बल्कि सुनहरी ऊर्जा, गोल्डन ऑरा निकल रही थी। तूने सही कहा, शौर्य ने खड़े होते हुए कहा। उसकी आवाज में अब दो आवाजें मिली हुई थीं, उसकी अपनी और रुद्र की। मैं डर रहा था, अपनी ही ताकत से, लेकिन अब नहीं। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कुल्हाड़ी जो हत्यारे के शरीर में फंसी थी, अचानक गर्म होकर लाल हो गई। हत्यारा चीखा। उसका काला कीचड़ जैसा शरीर उबलने लगा। शौर्य ने एक झटके में अपना हाथ हवा में खींचा। कुल्हाड़ी उड़कर वापस उसके हाथ में आ गई, अपने साथ हत्यारे के काले मांस के टुकड़े लाते हुए। नहीं, हत्यारा पीछे हट रहा था। उसके अंदर का तमस अब डर रहा था। यह संभव नहीं है, तुम अभी तैयार नहीं थे। मैं कभी तैयार नहीं होता, शौर्य ने छलांग लगाई। वो हवा में एक आग के गोले की तरह कौंधा। मैं बस तबाही मचाता हूं। उसने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से हत्यारे के सिर पर दे मारा। भूम! एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। हत्यारे का शरीर राख और धुएं में बिखर गया। जंगल के सूखे पेड़ भी उस गर्मी से सुलग उठे। शौर्य वहां खड़ा था, आग के बीच। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी सुनहरी आंखें धीरे धीरे वापस काली हो रही थीं। राख के ढेर में कुछ चमक रहा था। शौर्य ने झुककर देखा। ये एक तांबे का सिक्का था जो हत्यारे की जेब से गिरा था। उस सिक्के पर एक तरफ अवंतीपुर का राजचिन्ह था और दूसरी तरफ एक अजीब सी आकृति थी, एक त्रिनेत्र, 3 आइज, लेकिन वो उल्टा था और उसके नीचे लिखा था अघोसुर, जो अंधकार को रास्ता दिखाता है। शौर्य ने वो सिक्का उठा लिया। वो गर्म था। अघोसुर? शौर्य ने नाम दोहराया। उसे याद आया, बचपन की धुंधली यादें। जब उसके पिता उसे मंत्री को सौंप रहे थे तो उन्होंने उसे अघोसुर कहकर पुकारा था। तो ये वो था, राजा नहीं। शायद राजा भी एक मोहरा था। असली खिलाड़ी ये अघोसुर था। तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो अघोसुर? शौर्य ने सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी घर आ रहा हूं। शौर्य ने जंगल की उस आग को बुझाया नहीं। उसने उसे जलने दिया, एक चेतावनी की तरह। वो मुड़ा और उत्तर दिशा की ओर चलने लगा, जहां आसमान में काले बादल अब और घने हो रहे थे। मीलों दूर एक पहाड़ी की चोटी से उसे एक शहर की रोशनी दिखाई दी। अवंतीपुर, वो शहर जो कभी सोने का था, लेकिन अब एक काली धुंध में लिपटा हुआ था। शहर के ऊपर का आसमान लाल था, जैसे वहां खून की बारिश हो रही हो। शौर्य रुका। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये शहर, ये उसे बुला रहा था।
न सिर्फ उसके पिता का महल, बल्कि इस शहर की नींव में कुछ ऐसा था जो शौर्य के खून से बात कर रहा था। तमस, शौर्य ने महसूस किया, वह शहर के नीचे है और वो जाग रहा है। शौर्य ने अपनी कलाई पर बंधी कृतिका की कटार को छुआ। मैं आ रहा हूं, उसने अंधेरे से कहा। सौदा पूरा करने नहीं, सौदा तोड़ने। जैसे ही उसने अवंतीपुर की सीमा में पहला कदम रखा, हवा बदल गई, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई। हवा में एक भारीपन आ गया और दूर शहर के सबसे ऊंचे टॉवर पर बैठा एक गिद्ध उड़ गया, जैसे वो जाकर अपने मालिक को खबर देने जा रहा हो। राजकुमार लौट आया है। महल के अंदर एक अंधेरे कमरे में एक बूढ़ा लेकिन बेहद ताकतवर आदमी शतरंज की बिसात पर बैठा था। उसके सामने कोई नहीं था, वो खुद से खेल रहा था। उसने एक प्यादा पौन उठाया और उसे मसल दिया। स्वागत है शौर्य, महामंत्री अघोसुर मुस्कुराया। उसकी आंखें एकदम सामान्य थीं, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर एक राक्षस का आकार ले रही थी। खेल अब शुरू